वेलकम स्टूडेंट टू द बॉन्ड स्टडी। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक बहुत खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका सब्लिमेशन। ओके, तो देखिए मैं हर एक चीज़ सब्लिमेशन के बारे में बताऊंगा आपको और समझाऊंगा कि किस तरीके से सब्लिमेशन कहते हैं। उससे पहले मैं टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ, सब्लिमेशन। ठीक है। तो सर देखिए सब्लिमेशन क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर मेरे पास आइस है और मुझे आइस को गैस बनाना है तो सबसे पहले आइस को मैं मेल्ट करूँगा तो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में आएगी, और उसके बाद जब मैं लिक्विड स्टेट को हीटिंग करूँगा तो वो एवेपोरेट होके तब गैस में आएगा। मतलब क्या कह रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से गैस के अंदर जाएगा। ये प्रोसीजर है किसी भी चीज़ के चेंजिंग्स ऑफ द मैटर का, कि साहब मैटर किस तरीके से चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ द मैटर। लेकिन अगर ये लिक्विड वाला हिस्सा स्किप हो जाए, मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर चेंज हो जाए, किसके अंदर चेंज हो जाए, गैस के अंदर, ओके, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड के अंदर चेंज हो जाए, तो उस चीज को हम कहते हैं सब्लिमेशन। उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। कि जब कभी कोई भी सब्सटेंस चेंज हो जाए डायरेक्टली गैस के अंदर और गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है मेरी कि नहीं हो रही है, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब कभी कोई भी सब्सटेंस चेंज हो जाए डायरेक्टली गैस के अंदर और गैस चेंज हो जाए सॉलिड के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे साहब। तो इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूं सब्लिमेशन को, देखिए, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड directly into gas and gas directly change into solid. This phenomena is called सब्लिमेशन। नहीं आ रही आपकी बात समझ में? तो अगर आपसे कोई भी इंसान आता है और आपसे आकर एक बात पूछता है कि साहब सब्लिमेशन क्या है, तो आप जनरली स्टेट करेंगे कि साहब जब कभी चेंज हो जाए सॉलिड डायरेक्टली किसमें, गैस के अंदर, और गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे साहब। अब सवाल एक खड़ा हो रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आपने हमको समझाया कि सर सब्लिमेशन क्या है, कि जब कभी कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए और जब कभी कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, और यही मैंने डेफिनेशन के अंदर स्टेट किया है। कागज कलम लेके, पेन पेपर लेके हैंड टू हैंड नोट्स बनाइएगा सर। ठीक है, तो देखिए, द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस एंड गैस डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। यहां तक बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा भाई, आपका फिनोप्थिलीन बॉल्स, फिनोप्थिलीन बॉल्स, वो जो वॉश बेसिन के अंदर और जो टॉयलेट्स वगैरह के पॉट्स के अंदर बॉल्स पड़ी रहती हैं, वो डायरेक्टली चेंज होती हैं किसमें, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस के अंदर। जैसे कि हमारे पास है ड्राई आइज, ठीक है, ड्राई आइज है। ठीक है, ड्राई आइज किसको कहते हैं, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 होता है।
यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई। उसके बाद अगर हम आगे जनरली किसी और चीज़ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो जाता है, ठीक है साहब। ये सारा का सारा रेफरेंस जो है वो यहाँ तक रहता है कि साहब डिफ्यूज़न जो है वो हम किसके लिए कहते हैं या किस जगह पर कहा जाता है। कैम्फर हो गया आपका, ठीक है, कपूर जिसको आप जानते हैं, तो कपूर के साथ भी बिल्कुल सेम सिमिलर यही सीन रहता है कि साहब जो कैम्फर रहता है, ठीक है, लिख लीजिएगा भाई, कपूर कहते हैं इसको, कपूर। मैं थोड़ी हिंदी कम जानता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कपूर कहते हैं उस जगह से। तो ये तो हो गया सब, एक मैंने ओवरव्यू तुमको जनरली दे दिया है कि सर जो है वो सब्लिमेशन क्या चीज़ होती है और किस तरीके से हम जो है सब्लिमेशन को देखते हैं साहब, किस तरीके से सब्लिमेशन को हम समझते हैं। यहाँ तक बात जो है वो हमारे बिल्कुल क्लियरिफाई हो चुकी है। अब देखो मैं आप तुमको तो इसको उतारो पहले ज़रा जल्दी से। ठीक है बच्चों, उतार लिया आपने। अब देखिए इसके अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगले टॉपिक में जब हम इसको डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। देखिए अगला टॉपिक है भाई आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अगला एक टॉपिक है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था कि मैटर की फिजिकल तौर पे 5 स्टेट होती हैं, ठीक है। पहली स्टेट मैंने क्या बताई थी आपको, सॉलिड बताई थी, ठीक है। दूसरी स्टेट मैंने आपको लिक्विड बताई थी, तीसरी स्टेट मैंने आपको गैस बताई थी, चौथी मैंने प्लाज्मा बताई थी, और पांचवी मैंने BEC बताई थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताई थी, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा अब कभी कभी एक चीज़ होती है, देखो इन दोनों को आप लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे और मैं चैप्टर के लास्ट में इन दोनों का व्यू दे दूंगा, ठीक है, BEC का और प्लाज्मा का, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अच्छा बहुत खास बात इस पूरे की पूरे मैटर के अंदर क्या है, देखो मैं तुमको सारी चीज़ें बताता हूँ, लिखने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है साहब। कॉन्सेप्ट अगर आपको आएगा ना तो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। You in front of you solid, liquid and gas. Solid can be changed into the liquid and liquid can be changed into the gas. Solid change हो सकता है गैस के अंदर, solid change हो सकता है लिक्विड के अंदर और लिक्विड चेंज हो सकता है गैस के अंदर। गैस चेंज हो सकती है लिक्विड के अंदर और लिक्विड चेंज हो सकता है सॉलिड के अंदर। बोथ ऑल ऑफ दीज आर इंटरचेंजेबल विद ईच अदर, आपस में ही एक दूसरे को क्या करने लगते हैं साहब, इंटरचेंज करने लगते हैं। अब आप बोले सर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं किस तरीके से किसी भी मैटर को जो है वो इंटरचेंज कर देता हूं, तो देखिए मैं आपको सिखाता हूं। एक जनरली एक सबसे पहले एक चीज देखिएगा साहब, ठीक है। फैक्टर डिसाइडिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, उन फैक्टर को डिसाइड कीजिए जो मैटर की स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। फैक्टर डिसाइडिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, उन मैटर की स्टेट्स को आप डिसाइड कीजिए साहब, वो कौन से मैटर की स्टेट्स हैं, ठीक है। तो देखिए 2 फैक्टर हैं, पहला फैक्टर बताता हूं, टेम्परेचर से आप किसी भी मैटर की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। और दूसरा है प्रेशर, ठीक है। पहला हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, ठीक है, कि सर टेम्परेचर क्या होता है। देखो टेम्परेचर कहते हैं तापमान के लिए कि किसी भी चीज का जो है वो तापमान क्या है। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखना मेरे पास 3 मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड के अंदर और लिक्विड चेंज हो सकता है किसके अंदर, जब सॉलिड को हम हीटिंग देंगे, हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और लिक्विड को और ज्यादा हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, चेंज हो जाएगा साहब किसके अंदर, गैसेस के अंदर। गैस को हम कूल कर देते हैं, ठीक है, कूलिंग कर देते हैं गैस की, गैस चेंज हो जाएगी लिक्विड के अंदर और लिक्विड की कूलिंग कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर सर, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा।
बात बिल्कुल क्लियरिफाई हुई? आप बोले सर एक एग्जांपल देके बताइए। तो देखो जिस तरीके से हमारे पास आइज है, ठीक है तो ये एक्चुअली वाटर ही, आइज वाटर ही होता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड होता है, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, हीट दे दी सर, क्या दे दी, हीट दे दी, हीटिंग की मैंने इसकी, तो ये चेंज हो गया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ गया, ये पानी की लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक। और फिर वाटर को मैंने फिर दोबारा से हीटिंग दी, ठीक है, तो वाटर चेंज हो गया किसके अंदर, गैस के अंदर। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब ऐसे ही गैस के अंदर कूलिंग करी तो कंडेंसेशन करा मैंने गैस के अंदर तो पानी बना, और पानी से साथ क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी, फिर दोबारा से कूलिंग करने के बाद। तो ये पूरा का पूरा चीज़ है जो आप लोगों ने समझनी है कि आखिरकार सारी की सारी चीज़ें होती क्या है। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा क्या है साहब, मैं देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को, दूसरा दिखाता हूँ, आ रहा है ना, दूसरा दिखाता हूँ, प्रेशर। अब प्रेशर कैसा करता है, ये चीज थोड़ी सी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गैस है मेरे पास, ठीक, गैस को मुझे चेंज करना है किसके अंदर, गैस को मुझे चेंज करना है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर चेंज करना है मुझे, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और लिक्विड को मुझे चेंज करना है किसके अंदर, आपका सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गैस के प्रेशर को बढ़ा दूंगा, इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर, ठीक। और अगर लिक्विड को मुझे बढ़ाना है, सॉलिड के अंदर चेंज करना है, तो ऑल्सो इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में और लिक्विड चेंज होगा गैसेस के अंदर। लेकिन उसी जगह पर जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो गैस चेंज होगी लिक्विड के अंदर और लिक्विड चेंज होगी सॉलिड के अंदर। यहां तक बात आप लोगों की बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है कि साहब नहीं हो रही है, कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं, मैं स्टेट्स ऑफ द मैटर की बात कर रहा हूं। यही दो फैक्टर हैं, इकलौते वाहिद ये दो फैक्टर हैं जो किसी की भी कोई सा भी जर्नल मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो मैटर है उसको चेंज करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, इंटरचेंजेबल रहते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज में, अब देखो एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके पास आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, लेकिन वो गैस है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड है साहब, ठीक है। किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। आपके सिलेंडर के अंदर उस गैस को फिलअप कैसे किया गया, किस तरीके से भरा गया, उसके सारे के सारे गैस के पार्टिकल को अंडर द हाई प्रेशर डाला गया उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए जब आप उसके नोजल को टच करते हैं तो गैस स्प्रेड हो जाती है और आपको गैस की फॉर्म में दिखाई देती है ऐसा। यहां तक बात बिल्कुल आप लोगों की क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसी के साथ मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं कि प्रेशर क्या काम करता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को पास, अब देखो गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से सारे के सारे पार्टिकल्स को दबा के एक साथ दिया जाएगा और जितने करीब पार्टिकल्स आएंगे उतना ज्यादा स्टेट्स ऑफ द मैटर चेंज हो जाएगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मैटर उतना ही मजबूत होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में कम होगा उतना ही वो स्टेट रहेगा। भाई समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब देखो एक चीज आती है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? द प्रेशर exerted by the air around us is called एटमॉस्फेरिक, ATM लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही बात? यानी वो प्रेशर जो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस, हमारे एतराफ में, हमारे सराउंडिंग में जो प्रेशर एयर क्रिएट कर रही है उस प्रेशर को मैं क्या कहता हूं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता हूं। यूनिट ऑफ द प्रेशर मैं आपको बताता हूं, देखिए यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। यूनिट क्या है प्रेशर की? यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? किसमें प्रेशर को नापा जाता है? प्रेशर को नापा जाता है पास्कल के अंदर। किसके अंदर नापा जाता है? पास्कल के अंदर नापा जाता है। यहां तक बात आप लोगों की क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देखो एक चीज और बताता हूं। अब किसी ने आपसे पूछा कि सर बताइए कि 1 पास्कल के अंदर 1 ATM के अंदर कितने पास्कल्स होते हैं?
1 एटीएम के अंदर कितने पास्कल होते हैं, तो 1.10 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल एक एटीएम के अंदर पाए जाते हैं। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। यहां तक बात समझ में आएगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को एंट्रेंस के बिहेव पे भी, और वैसे CBSE एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोग इसको याद करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं साहब। यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साहब कि साहब किस तरीके से होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? अब उतार लो तुम लोग जरा इसको जल्दी से। ठीक है सर, यहाँ तक जो है वो बात समझ में आ चुकी है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बना के हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि साहब किस किस तरीके से सारा का सारा होता है। देखो मैं चाहता तो मैं पहले से भी टेबल बना के ये सारी चीज़ें लिख सकता था साहब, लेकिन मैंने नहीं लिखा। उसके पीछे लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि मैं साथ के साथ हर एक चीज़ को तुम लोगों के दिमाग में भर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है साहब, सॉलिड के लिए सेक्शन है, ये लिक्विड के लिए है और वो गैस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसके सेक्शंस बना लेते हैं। दिस इज फॉर सॉलिड, दिस इज फॉर लिक्विड, दिस इज फॉर गैस। यस, ठीक है सर। अब देखिए सॉलिड का जो है वो डेफिनाइट शेप होता है सर। कैसा शेप होता है? डेफिनाइट शेप होता है। किसका? सॉलिड का। डेफिनाइट शेप एंड साइज। मतलब अगर आपने इसको यहां रखा एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पर, जहां पर इसके फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो आज से 50 साल बाद भी आपको वही मिलेगा। इसके चेंज में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो सॉलिड कहता है कि भाई मैं हमेशा एक जैसा रहूंगा। ठीक है, कैसा रहूंगा कि सर एकदम बेहतरीन तरीके से मैं सॉलिड जैसी स्टेट में ही रहूंगा। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है? एबिलिटी टू लैटिस या लैटाइज। एबिलिटी टू लैटाइज, एबिलिटी टू लैटाइज मतलब ये अपने स्पेशल कैरेक्टर्स बना लेता है साहब। क्या बना लेता है? स्पेशल कैरेक्टर्स बना लेता है। बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। दूसरा, सॉलिड जो है वो रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिजिड होता है। तो सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड। उसके बाद हम अगला अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इसकी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर लो कंप्रेसिबिलिटी किसको कहते हैं? देखो किसी चीज़ को दबाने की, किसी चीज़ को उसको कंप्रेस करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। बहुत ज़्यादा कम होती है इसके अंदर। ठीक है, तो लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है सर आपका कि लो कंप्रेसिबिलिटी होगी। दूसरा, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब होती तो है काइनेटिक एनर्जी इसके पार्टिकल्स के अंदर, लेकिन कैसी होती है? नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी होती है साहब? नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? और उसके अंदर लेस डिफ्यूजन होता है। लेस डिफ्यूजन मतलब कि सर देखिए, अब सॉलिड और सॉलिड, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझाया था कि डिफ्यूजन इन सॉलिड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट होता है, और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कहां होता है? डिफ्यूजन इन लिक्विड गैसेस के अंदर होता है। तो जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है ना साहब? तो लो डिफ्यूजन, लो या कभी कभी होता भी नहीं है, लो और नो डिफ्यूजन, लो और नो डिफ्यूजन, या तो होता ही नहीं है या फिर होगा ही नहीं साहब उस जगह से। ठीक है, तो इसके अंदर रिजिडिटी नहीं होती, या यूं कह लीजिए कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अच्छा सॉलिड का क्या है? फिक्स्ड शेप है। सॉलिड का क्या है साहब? सॉरी, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, बट नो फिक्स्ड शेप, बट नो
फिक्स्ड शेप। ठीक, अब पूछिए सर ये इस चीज़ का क्या मतलब है। देखो मेरे पास ये बोतल है सर, ठीक है, मेरे पास इस बोतल में 200 ml वाटर है। अब मैं इस 200 ml वाटर को रखूं कितना ही रखूं, लेकिन वाटर की क्वांटिटी कितनी रहनी है, 200 ml वाटर की क्वांटिटी रहनी है। लेकिन अभी मैंने इस वाटर को किस शेप में रखा साहब, अभी ये बिल्कुल किस शेप में रखा हुआ है, वर्टिकल शेप में है, तो यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैंने इसका शेप को चेंज किया तो अभी ये वाटर किस शेप में आ गया, हॉरिजॉन्टल में पूरा का पूरा। अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो क्यूबिक फॉर्म में है ये यहाँ पे। तो वो बताना चाह रहा है कि पानी कहता है या लिक्विड ये वाली चीज कहता है कि सर आप मुझे शेप कोई भी दे सकते हैं पर मेरा डेफिनाइट शेप नहीं है, मेरा डेफिनाइट वॉल्यूम है। मैं जितना हूं उतना रहूंगा, लेकिन मेरा कोई भी फिक्स शेप नहीं है। शेप मेरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे किस शेप के ऊपर छोड़ रहे हैं साहब, ठीक है। तो क्या होता है साहब, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन उसके अंदर फिक्स्ड शेप नहीं होता। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हुई। अच्छा, क्या शो करता है, फ्लूइडिटी शो करता है। क्या शो करता है, फ्लूइडिटी शो करता है, मतलब बहने की क्षमता रखता है। आप एक जगह डालिए फौरन बह जाएगा, दूसरी जगह डालिए फौरन बह जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ दी फ्लूइडिटी, ठीक है, नो फ्लूइडिटी। यहां पे किसी भी तरह की कोई भी फ्लूइडिटी इसके अंदर मौजूद नहीं होती है। तो यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं, इसके अंदर जो डेंसिटी होती है, लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। मतलब सॉलिड के अंदर डेंसिटी कैसी होती है, यहां हमने बताया, ठीक है। इस पॉइंट को भी वो मेंशन कर लीजिए, हाई डेंसिटी इसके अंदर होती है, ठीक है, हाई डेंसिटी इसके अंदर होती है। यहां हमने क्या बताया कि लेसर डेंसिटी होती है देन सॉलिड के मुकाबले डेंसिटी तो होती है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में डेंसिटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है। उसके बाद जो डिफ्यूजन का रेट है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेसर देन सॉलिड से डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो कैसा होता है साहब, बहुत ज्यादा कम होता है इस जगह पे, ठीक है। तो यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है साहब। तो मैंने अभी तक सिर्फ आप लोगों को दो चीजें पढ़ाई हैं, सॉलिड के बारे में बताया है और मैंने लिक्विड्स के बारे में आपको हर एक चीज बताई है। अब आते हैं फर्दर गैस के ऊपर। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ना आपसे कभी नहीं पूछता साहब, ठीक है, ये आपको सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछना है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम लोगों का बेस जो है वो इतना मजबूत हो जाए ताकि 11th एंट्रेंस वगैरह में जो AMU और दूसरे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस देते हैं तो उन सब की सारी चीजें वहां से निकल जाएं। ये बहुत ज्यादा एक्चुअली जरूरी है हमारे लिए समझना। अच्छा, तो अब क्या बात होगी साहब कि सर गैस मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गई साहब, गैस आ गई। अब मैं गैस के बारे में बात करता हूं। तो गैस नो फिक्स्ड शेप, ना तो कोई फिक्स शेप होता है। आपने देखी है क्या गैस किस तरह की होती है, देखी है क्या, नहीं देखी ना साहब। तो वो पूरा का पूरा मसला है। उसके बाद अपन बात करते हैं नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और कोई सी भी तरह का कोई भी वॉल्यूम उसके अंदर नहीं होता। लेकिन सॉलिड के अंदर क्या था, लो कंप्रेसिबिलिटी थी, उसको दबा नहीं सकते थे। लेकिन गैस के पार्टिकल को भर के क्या काम करते हैं साहब, उसको दबाकर लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो अपन यहां पे क्या कर सकता है इसके लिए कि यहां पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हाईली कंप्रेसिबल होता है। कैसा होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। कैसा होता है साहब, हाईली कंप्रेसिबल होता है साहब। किस तरीके का होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। यहां तक बात आप लोगों की बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं जनरली अगले की बात करूं तो लो डेंसिटी होती है, ठीक है, लो डेंसिटी इसके अंदर मौजूद होती है। देखो ये बहुत ज्यादा आसान पॉइंट है, ठीक है, लो डेंसिटी होती है। और फिर अगर मैं बात करूं तो आपका रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है साहब इसके अंदर, ठीक है ना साहब। फ्लूइडिटी हाईली फ्लूइडिटी होती है, बहने की जो क्षमता होती है फ्लूइडिटी हाई होती है इसके अंदर, ठीक है साहब। यहाँ तक बात अगर आप लोगों की समझ में आ रही है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई आप लोगों के लिए कि एक्चुअली हमारे साथ में ये सब कुछ हो कैसे रहा है और किस किस तरीके से हो रहा है साहब, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, अब पूरा का पूरा ये बता दिया गया कि साहब गैसेस हैं, लिक्विड है, गैसेस है, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लेमर के तौर पर आपको देना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एयर है, ठीक है, मैंने क्या कहा साहब, मेरे पास एयर है,
मेरे पास क्या है, एयर है, ठीक है। अब ये एयर मेरे पास कितनी कैसी है, 100% है। अच्छा, इस एयर में सबसे ज़्यादा मुझे क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। अगर मैं हवा में देखूँ ना हमारे सराउंडिंग में, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे कम हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन मिलता है। और फिर आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और फिर उसके बाद हम अगर देखें तो उसके अंदर आपका अदर गैसेस मिलती हैं, आप लिख सकते हैं जैसे कि आपकी ये जो है जस्ट लाइक एक सेकेंड, ठीक है, आपका CH4 हो गया, ठीक है, C2H5 हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं उस जगह से। तो देखो अब बात आती है किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, कि सर नाइट्रोजन क्या है। आपने तो हमको ये बात बताई नहीं कि सर नाइट्रोजन क्या है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 72%, एक मिनट रुकिए, 78%, सॉरी, ठीक है, 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और 0.097% जो है वो क्या पाया जाता है सर आपके अंदर, आपका हवा के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो क्या हुआ, 78 और 21 कितना हो गया, 99 हो गया, और 99 और 0.97 और 0.03, ठीक है, इसको मिला के पूरा का पूरा 99 प्लस 100% ऑक्सीजन हमारे पास में हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन है। देखिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेबल दूंगा यूट्यूब से डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, तो वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उस जगह से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है जो आप लोगों को एक्चुअली समझना है कि आखिरकार हो क्या रहा है और किस तरीके से बात हो रही है। देखिए फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको समझ लीजिए, बहुत सारे सवाल, हाँ मैं अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जितने इस चैप्टर में बनते हैं टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर पढ़ाने के बाद कराऊंगा, और जितने सवाल आपके CBSE के अंदर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और वैसे, ठीक है। देखो जो थियोरेटिकल सवाल है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, और जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो मैं यहाँ आपके शो करवाऊंगा, ठीक है। जब तक आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसको जो है वो उतार लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है साहब। ये पूरा दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना साहब। इसको देख लीजिए और सारी चीजें उतारिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है साहब, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साहब, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना साहब। मतलब एकेडमिक के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एकेडमिक में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको उतारिए, देन आफ्टर पे बात करते हैं। ओके साहब, तो अब आगे हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है आपका टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए सर बहुत खूबसूरत तरीके से आप हर एक चीज़ को पढ़िए, ठीक है। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि सर पूरे 500-600 घंटे आप पूरे महीने में पढ़ते रहें, लेकिन हाँ इतना कम से कम पढ़िए कि आपको आपकी ज़िंदगी सुधारने का मौका ज़रूर मिले, ठीक है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक नया टॉपिक, हुज नेम इज़ टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए सर मैं आपको बताता हूँ कि सर आपका टेम्परेचर किसके लिए कहा जाता है। देखिए सर टेम्परेचर किसके लिए कहते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस is called as temperature, हॉटनेस और कूलनेस की जो डिग्री है कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है और कितना ठंडा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। उसको देखेंगे कि साहब कोई भी सब्सटेंस जो है वो गर्म कितना है और ठंडा कितना है और किस तरीके से वो काम कर रहा है। तभी तो बता रहा हूं कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कूलनेस इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। देखिए यहां पर जो जनरली स्केल्स हैं टेम्परेचर के नापने वाले के साथ, जो टेम्परेचर को नापते हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की स्केल क्या है, देखो एक स्केल है आपका सेल्सियस स्केल, जिसमें आप टेम्परेचर को नापते हैं सेल्सियस स्केल के अंदर। दूसरा है आपका फारेनहाइट स्केल,
स्केल। आपने कभी कभी देखा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछता है कि भाई कितना बुखार है आपको, तो वो बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो वो जो निकालता है ना 102 103, ठीक है, तो वो चीज़ रहती है यहाँ पे देखो 97.3 सॉरी 97.3 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है साहब। कितना रहता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है 97.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी फ़ारेनहाइट। अच्छा, उसके बाद हम आगे बात करें, सेल्सियस स्केल होगा, फ़ारेनहाइट स्केल होगा, अब आता है केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, इस स्केल को लॉर्ड केल्विन ने इजाद किया था साहब। किसने इजाद किया था? लॉर्ड केल्विन ने। लॉर्ड केल्विन ने इस स्केल को इजाद किया था और ये जो केल्विन स्केल है बहुत ज़्यादा माना हुआ स्केल है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट बना के मैं एक बात लिखता हूँ, केल्विन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड, केल्विन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, केल्विन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक स्केल, डायनामिक स्केल। इसको और क्या कहा जाता है सर? थर्मोडायनामिक स्केल कहा जाता है। मतलब जो सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, और केल्विन स्केल को ही क्या कहा जाता है? एक स्पेशल नेम ये लोग देते हैं जिसका मतलब होता है थर्मोडायनामिक स्केल। यहां तक बात आप लोगों की बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है सर कि नहीं हो रही है? देखिए साहब, अगर आपको केल्विन में निकालना है किसी भी टेम्परेचर को, ठीक है, किसी भी चेंजिंग ऑफ केल्विन, सॉरी सेल्सियस इंटू केल्विन, सेल्सियस इंटू केल्विन। अगर आपको सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन के अंदर तो आप क्या करेंगे? के यानी केल्विन इज इक्वल्स टू लिखेंगे, और जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, अभी मैं सवाल करके दिखाऊंगा, उस टेम्परेचर को लिखेंगे और उसके अंदर 273 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे सर? 273 प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस निकालना हो, आपको सेल्सियस निकालना है और केल्विन आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? जितना केल्विन दिया है आपको, उस केल्विन में से 273 आप जो है वो क्या कर देंगे भाई? मतलब 273 जो है वो माइनस कर देंगे। यहां तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देखिए, अगर फ़ारेनहाइट आपको निकालना है, फ़ारेनहाइट डिग्री अगर आपको निकालनी है, डिग्री फ़ारेनहाइट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 9/5 डिग्री सेल्सियस में आप प्लस करेंगे किसने का? 32 डिग्री का, सॉरी 32 का। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। देखो, मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये जो है वो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है या एसआई स्केल है, या आप कह सकते हैं कि यही मेन स्केल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी इंसान आता है और आकर आपसे पूछता है जनरली, उसके बाद यहां उतारिएगा कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर की, तो आप किस तरीके से बताएंगे? द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है सर? केल्विन है। टेम्परेचर को किस में नापा जाता है? केल्विन के अंदर नापा जाता है। अब देखो, एक चीज अगर मैं तुमको जनरली एक बात बताऊं, देखो, अगर उसने कहा मुझसे कि देखो, यहां तक बात समझ में आई, इसको उतारो पहले, ठीक है, उतार लिया। अब देखिए, अब आगे मैं फर्दर बात बताता हूं आपके लिए। देखिए सर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक चीज़, और वो चीज़ ज़रा थोड़ा सा आपको समझनी है बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ, ओके। अब उसने कहा कि कन्वर्ट 350 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। ये क्वेश्चन है साहब कि आप कन्वर्ट कर दीजिए 250 केल्विन को सेल्सियस स्केल के अंदर। अब मैंने क्या बताया तुमको कि अगर तुम्हें सेल्सियस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? सेल्सियस। तो केल्विन जितना दिया गया है
उस केल्विन में से 273 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास केल्विन कितना है, 250 केल्विन, 350 केल्विन है। 350 केल्विन में से मैं 273 को माइनस करूंगा तो 350 माइनस 273, एक इधर से लिया, ठीक है, कैरी किया 1 तो 7, 10 में से 7 गए, 3 गए तो 7 बचे। ठीक है, यहाँ 4 हो गया, एक इधर से ले लिया, 14 में से 7 गए तो कितना बचा सर आपका, यहाँ पे 14 में से 7 गए तो फिर 7 बचा, तो आंसर आपका क्या आएगा साहब, 77 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 77 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है साहब, अगर आप लोग खुद करना चाहें तो। मैं फिर बता रहा हूं कि कुछ नहीं करना, अगर सेल्सियस को केल्विन में लेकर जाना है तो उस सेल्सियस में जितना दिया गया है उसमें 273 प्लस कर दीजिए, और अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए। कौन सा हल बेल चलाना पड़ रहा है इसमें। देखो साहब कोई भी चीज कर लो, कोई भी चीज कर लो, करने से ही होगा, बिना करे कुछ नहीं होने वाला है साहब। पढ़िए, लॉकडाउन चल रहा है, कोई मसला नहीं है उस चीज से, कोरोना वायरस डिसीज चल रही है, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को हर एक चीज कॉन्फ़िगरेट करनी है साहब कि अपन क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। देखो साहब फिर वही, कुछ नहीं करना, कोई सा भी सवाल आ जाए, कैसा भी आ जाए, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो हम क्या करेंगे, 273 का प्लस, और अगर केल्विन से सेल्सियस के अंदर जाना है तो 273 का माइनस। तो देखो सबसे पहला मेरा सवाल है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे किस में जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर जाना है, तो केल्विन क्या कहता है, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, तो 0 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 273। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने के बराबर होता है, 273 डिग्री सेल्सियस उसके केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। उसके बाद बी कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 30 सेल्सियस, तो क्या होगा, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। तो ये हो जाएगा, आप हमारे पास इसका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका सेल्सियस कितना लिया है मैंने, 30 प्लस 273। ठीक है, तो 273 प्लस 30, 0 7 7 एंड 3 प्लस 10 प्लस 1, ओके, तो 300। तो कितना आ जाएगा सर, 300 केल्विन आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने समझनी है कि साहब क्या है। अब देखो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस की, एक छोटी सी चीज़ इधर और देख लो, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं साहब। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर आप इस 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा साहब, अगर आपसे केल्विन में पूछता है तो आप केल्विन में लिखेंगे, और अगर आपसे वो सेल्सियस में पूछता है तो आप सेल्सियस में लिखेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो गई। अच्छा, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर की, ये तो रहा मेल्टिंग पॉइंट और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या रहेगा सर। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर का क्या मामला रहेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इन केल्विन स्केल में कितना होगा, 373 केल्विन, इतना हो जाएगा साहब। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखो अगर फारेनहाइट है मेरे पास, मेल्टिंग पॉइंट है आइस का फारेनहाइट में, ठीक है, ये रहा सेल्सियस की बात। अगर फारेनहाइट में बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फारेनहाइट में बात करता हूँ तो कितना रहेगा सर, 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32, ओके। और अगर हम फारेनहाइट की हम बात करते हैं, उसको चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 212 फारेनहाइट। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है साहब की आपकी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप उतारिए और देखिए कि साहब सारी की सारी चीज़ें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आज से आपको दे दूँगा, उस पर आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सदैव आपके लिए तत्पर मौजूद हूं। बस मेरा पहला मोटिव है कि इंडिया आगे बढ़ना चाहिए सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, उतार लीजिए इसको।
ओके सर। अब देखिए आगे अपन डिस्कस करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए अब आता है इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। कन्वर्जेंस ऑफ मैटर कि सर मैटर किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो देखो अब मेरे पास क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। ठीक, और लिक्विड से चेंज हो जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर। ठीक, तो देखिए सॉलिड से किसके अंदर चेंज होगा, लिक्विड के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर। अब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। अगर मैटर कभी भी सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है तो साहब क्या होगा उसके अंदर कि साहब ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे साहब। क्या कहेंगे, मेल्टिंग। क्या कहेंगे, इसको मेल्टिंग कहेंगे। और अगर लिक्विड कभी भी लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उसको फ्रीजिंग कहेंगे साहब। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे साहब। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। अगर गैस चेंज, सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर। अगर सॉलिड गैस के अंदर, सॉरी लिक्विड गैस के अंदर अगर चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, और गैस अगर लिक्विड के अंदर आ रही है तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। और सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस के अंदर, गैस डायरेक्टली चेंज हो रहा है सॉलिड के अंदर, तो उसको अपन सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, सब्लिमेशन बोलेंगे। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर रखनी चाहिए सर। अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और आकर मुझसे पूछते हैं कि सर देखिए ये बताइए कि कन्वर्जन क्या होता है और सॉलिड की स्टेट्स क्या होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो सर देखिए मैं सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो बता किस तरीके से होता है और क्या क्या होता है। तो देखो सॉलिड से लिक्विड के अंदर अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। मेल्टिंग किसके लिए कहते हैं कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर कोई भी एक चीज़ अपनी स्टेट ऑफ मैटर को छोड़ के चेंज हो जाए लिक्विड के अंदर, मतलब सॉलिड को छोड़ के चेंज हो जाए लिक्विड के अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं, जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड के अंदर, क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है कम कर देता है, उसको चेंज कर देता है लिक्विड के अंदर। सब्लिमेशन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या है कि जब लिक्विड को एक्सेसिव हीट दी जाती है तो उसके पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी की वजह से खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसमान में इवेपोरेट हो जाते हैं हवा के अंदर। ठीक है, तो यही चीज है जो हम लोगों को पढ़नी है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है ना सर। कंडेंसेशन को लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं और इन सारी चीजों को कहा जा सकता है साहब। ठीक है, अब देखिए एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। ठीक है सर, इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन, 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 इवेपोरेशन कहता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस। इवेपोरेशन, देखिए आपको परफेक्ट डेफिनेशन से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस in which liquid converted into gases below its boiling point, below its boiling point। ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से आने के लिए। देखिए सर, मैं अगर जनरली आपको हर एक चीज़ समझाऊं तो क्या है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि सर जो हमारे पास है कि सर इवेपोरेशन किसके लिए कहते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के लिए भी। ठीक है, कि अपने टेम्परेचर पर बिना आए
ठीक है, अपने टेम्परेचर पर बिना आए कोई भी लिक्विड चेंज हो जाए गैस के अंदर, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट है। अब जैसे कि वाटर है, अब वाटर को आपने क्या किया साहब कि 100 डिग्री पर रखेंगे तब वो चेंज होगा, लेकिन अभी जो गर्मियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, आप उसमें वाटर को कंसिस्ट कीजिए एक जार के अंदर और ऊपर छत पर रखाइए, ठीक है, तो थोड़ा जब आप शाम में जाकर देखेंगे तो उसके जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा, तो पानी कहाँ गया, पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है। इवेपोरेशन का मतलब यह है कि जब जितना बॉइलिंग पॉइंट हो उससे नीचे, उस पर बिना आए कोई भी लिक्विड चेंज हो जाए किसके अंदर, आपका गैस के अंदर वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर काम करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, ठीक है, वो फैक्टर्स क्या हैं जो काम करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन। तो पहला फैक्टर क्या है भाई आपका, पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, पहला फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। अब देखो तुमने कभी कभी देखा होगा कि आपने एक हॉट कप ऑफ टी ली, ठीक है, आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप क्या करेंगे कि उस टी को थोड़ा बड़े बर्तन पर पकड़ लेते हैं, बड़े बर्तन पर रख लेते हैं। तो हाफ कप ऑफ टी का क्या मतलब है कि सब जब कोई चीज़ इतनी है, छोटे एरिया में है, तो इवेपोरेशन का रेट वहाँ कम रहता है। जैसे ही एरिया बढ़ जाता है इवेपोरेशन का रेट क्या होता है साहब, बढ़ जाता है। तो मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation will increase with the rate of with increasing the surface area, सरफेस एरिया को बढ़ाने के बाद जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सर्दियों के अंदर इवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा कम रहता है, लेकिन उसी की निस्बत में, उसी के रेफरेंस में जो इवेपोरेशन का रेट है वो गर्मियों में ज़्यादा रहता है। क्यों? ऑन द बिहाफ ऑफ द टेम्परेचर। तो मैं ये वाली बात कह सकता हूँ कि द रेट ऑफ टेम्परेचर will increase the rate of evaporation will increase with the rate of the rate of evaporation will increase with the rate of the rate of evaporation will increase with the increase in the rate of टेम्परेचर। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है ना साहब। अगला रेट क्या है साहब, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला रेट है आपका सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो पहला रेट हो गया सरफेस एरिया, टेम्परेचर, और तीसरा है स्पीड ऑफ विंड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना साहब, ठीक है साहब, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। तीसरा, पहला रेट, ये दूसरा रेट, और ये तीसरा है आपके साथ स्पीड ऑफ विंड, ठीक है साहब, स्पीड ऑफ विंड। देखो अब क्या होता है कि तुमने देखा होगा कभी भी, तुमने कपड़े जब कभी भी आप लोग सुखाते हैं तो किस तरीके से सुखाते हैं। अब ये मेरे पास ये एक कपड़ा है साहब, ठीक है। अगर मुझे इसको सुखाना है तो मैं इस तरीके से इसको यूं करके नहीं सुखाऊंगा, मैं इसको पूरा खोल के, इसको पूरा का पूरा खोल के, क्योंकि देखो दो इफेक्ट होते हैं वहाँ पे। एक तो सरफेस एरिया मैंने कर दिया, अब उस कपड़े को मैंने इस तरीके से टांग दिया, तो जितनी तेज हवा होगी, जितने पानी के ड्रॉपलेट्स वहाँ पे रुके हुए हैं, उतने ड्रॉपलेट्स को वो वहाँ से उड़ाती हुई लेके चली जाएगी। तो पानी क्या हो जाएगा साहब, इवेपोरेट हो जाएगा। तो जितनी तेज हवा है, जितनी तेज विंड की स्पीड है, जितनी तेज विंड की स्पीड होगी उतना ही इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा साहब। तो मैं बताता हूं आपको, द रेट ऑफ इवेपोरेशन will increase with the increase in
increase in speed of wind, speed of wind will increase in speed of wind, स्पीड ऑफ विंड में इंक्रीजन करके हम क्या कर सकते हैं सर, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। यहां तक बात आप लोगों की बिल्कुल क्लियरिफाई होनी चाहिए। तीसरा है ह्यूमिडिटी, ठीक है, तीसरा क्या है सर, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साहब, कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन, ठीक है। जितनी ज़्यादा पानी के हवा के अंदर नमी होगी, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी के लिए, पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके लिए, उतना ही इवेपोरेशन कम होगा। अब सर्दियों में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सब सर्दियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्दियों के अंदर जो हवा है उसके अंदर नमी ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा नमी हवा के अंदर होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। ये बात अपने दिमाग में कॉन्फ़िगरेट कर लीजिए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें मैंने अब यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो देखो, पहला सेक्शन आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है सर, मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला सेक्शन पढ़ा आपने ये, दूसरा सेक्शन पढ़ा आपने ये। अब मैं तीसरा सेक्शन आपको दिखाता हूं सर, देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा सेक्शन जरा आप यहां पे इस जगह से देखिए। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या बताया आपको, टेम्परेचर बताया मैंने। पहला फैक्टर आपको टेम्परेचर बता दिया, ठीक है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको सरफेस एरिया बता दिया, ठीक है। दूसरा फैक्टर मैंने आपको सरफेस एरिया बता दिया, और तीसरा फैक्टर मैंने आपको क्या बताया सर, आपका विंड स्पीड बता दी, विंड स्पीड बता दी, ठीक है। और चौथा फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको चौथा फैक्टर क्या बताया सर, ह्यूमिडिटी बता दिया सर। क्या बता दिया? ह्यूमिडिटी बता दिया। तो आपके यहां तक बात समझ में आ गई? देखो मैं बहुत छोटे लेवल से इन सारी चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो देखो यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई होगी। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, इवेपोरेशन की। देखो कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होती है ना, तो उसका मतलब होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज घटती है, मतलब ह्यूमिडिटी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो घट जाएगा साहब। यहां तक बात आप लोगों की बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने इवेपोरेशन बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, आपने विंड स्पीड बढ़ा दी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने विंड स्पीड को बढ़ा दिया, सॉरी आपने ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया, सो ये इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा, बिकॉज द इवेपोरेशन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी, ठीक है। जितना ह्यूमिडिटी को आप बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा जो है वो एक्चुअली बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए, मैं कुछ चीजें आपको एक्चुअली इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई हो गई कि नहीं होगी? कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप लोग खुद अपनी किताब से एनसीईआरटी से लिखिएगा। देखो ये किताब कहती है आपकी कि डिजर्ट कूलर जो होता है वो किस तरीके से हवा, ठंडी हवा फेंकता है। हवा सब जगह बाहर गर्म आ रही है, लेकिन वो कूलर किस तरीके से ठंडी हवा फेंक रहा है, तो वो चीज़ मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है कि कूलर के चारों तरफ जो है पानी गिर रहा होता है, ठीक है। वो आगे भी पानी, इस साइड में भी पानी है, इस साइड में भी पानी है, पीछे भी पानी है, और बाहर से हवा उसके अंदर आ रही है। हवा कैसी है? गर्म है। हवा कैसी है? गर्म है, ठीक है। अब हवा गर्म है तो हवा जब अंदर आती है, ठीक है, तो जो उसकी हॉटनेस है वो क्या होगी? इवेपोरेट होगी, ठीक। और अच्छा एक चीज और बताता हूं, ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी स्टार बना के इस पॉइंट को लिख लेना, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक है। जिस जगह पे इवेपोरेशन होगा वो उस जगह पे क्या होगी साहब? कूलिंग होगी। उस जगह पे क्या होगा? कूलिंग होगी, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अर्थन पोर्ट्स हैं। अर्थन पोर्ट्स का क्या मतलब है? जो मटका होता है साहब, ठीक है, उस मटके के अंदर आपने पानी डाल दिया तो उसके बीच में पोर्स होते हैं, वो पोर्स, उस पोर्स के बीच में पानी छुप जाता है, रख जाता है जाके, ठीक है। और वहां पे क्या होता है? फिर इवेपोरेशन होता है, वहां से पानी इवेपोरेट होता है। और मैंने क्या बताया अभी कि इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन है प्रोसेस ऑफ द कूलिंग। तो जितना पानी इवेपोरेट होगा उतना ही क्या बढ़ेगा सर? बोलिए ना साहब, जितना पानी इवेपोरेट होगा उतना ही क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा साहब। यहां तक बात आप लोगों की क्लियरिफाई हो गई। अच्छा मैं अगली चीज आपको बताता हूं। देखिए
यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं फर्दर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि साहब उतना और उतना रेट आपका समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आगे आपसे एक बात कहूँ कि सर देखिए एवेपोरेशन हो गया, प्रोसेस ऑफ द कूलिंग हो गई, यहाँ तक बात मेरे सब कुछ एग्जैक्टली समझ में आ चुका है और एग्जैक्टली मेरे समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर ये कूलर की हवा कैसे ठंडी कर देती है सर? कूलर की हवा में वहाँ पर जब पानी अंदर, हवा अंदर घुसती है ना उस पानी से, तो एवेपोरेट हो जाती है, और जब एवेपोरेशन वहाँ पर होता है तो क्या होता है सर? पानी उस जगह पर एवेपोरेट होता है, हवा एवेपोरेट नहीं होती है, पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है। जब गर्म हवा उसके अंदर जाती है तो क्या होता है? टेम्परेचर पानी का बढ़ता है और पानी इवेपोरेट होता है। जब पानी इवेपोरेट होगा सर तो वहां पे कूलिंग होगी और ठंडी हवा हम तक आने के लिए मिल जाती है साहब, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को एक्चुअली में समझने चाहिए कि आखिरकार क्या होता है। ये आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, ये आपको होमवर्क में सब सारी की सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए। अच्छा, ये चीज़ भी थोड़ी सी ज़रूरी है कि साहब अगर मैं कह सकता हूँ कि एक फैक्टर में ये भी ले सकता हूं कि नेचर ऑफ द लिक्विड क्या है, कि किस तरीके से लिक्विड इवेपोरेट होगा। अब एक जगह आपने पानी को इवेपोरेशन के लिए रख दिया और एक जगह आपने मस्टर्ड ऑयल को रख दिया, तो पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल इवेपोरेट नहीं होगा। दैट्स व्हाई क्या क्वेश्चन है कि क्यों नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस 2007 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया था, ठीक है साहब। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ द मस्टर्ड ऑयल। इसकी वजह से जो है वो पानी एवेपोरेट नहीं होगा सर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि आखिरकार हम क्या बता रहे हैं। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत टॉपिक है और इससे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से, ठीक है। गुजारिश आप लोगों से ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आपके समझ में आए इन सारी की सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूं कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।